हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमित वाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन लाइव। आज अपन किरण प्रकाश जी की तीसरी क्लास देखेंगे, थर्ड क्लास देखेंगे। बाकी की दो क्लास के लिए आप मार्गदर्शन लाइव चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे परावर्तन के बारे में। तो आपने बोला था कि परावर्तन क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में संचरित होते हुए किसी सतह से टकराकर अपना पथ बदलकर उसी माध्यम में संचरित होती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम देखे थे आपने, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं जनाब, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आज अपन परावर्तन देखेंगे समतल दर्पण द्वारा। तो बात करेंगे समतल दर्पण। जैसा शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चैप्टर में हम तीन तरह के शब्द सुनेंगे। एक सुनेंगे दर्पण, एक सुनेंगे अपवर्तक सतह और एक सुनेंगे लेंस। एक सुनेंगे लेंस। तो अभी से आप एक चीज समझ लीजिए, दर्पण क्या करेगा? दर्पण क्या करेगा? परावर्तन की क्रिया करेगा। दर्पण क्या करता है? परावर्तन की क्रिया करता है, अर्थात दर्पण क्या है? परावर्तक सतह। ये नाम से पता लग रहा है, अपवर्तक सतह बोले तो अपवर्तन करेगी, लेकिन कितनी बार? एक बार। और लेंस क्या करेगा? यह भी अपवर्तन ही करेगा, लेकिन कितनी बार करेगा? दो बार। लेकिन कितनी बार करेगा? दो बार। तो जनाब, इस चैप्टर में हम दर्पण देखेंगे, अपवर्तक सतह देखेंगे, लेंस देखेंगे। जब हम दर्पण की बात करेंगे तो गोलीय दर्पण आएंगे, गोलीय अपवर्तक सतह आएगी, गोलीय लेंस आएगा। उसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह, अवतल लेंस, उत्तल लेंस आएगा। मींस हर जगह एक जैसा चलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं? अवतल दर्पण में अवतल लेंस कर आ जाते हैं, अवतल लेंस पूछा जाता है, अवतल दर्पण कर आ जाते हैं। तो अभी से आप एक चीज समझ लीजिए कि दर्पण क्या करेगा? परावर्तन की क्रिया करेगा, अपवर्तक सतह एक बार अपवर्तन की क्रिया करेगी, और लेंस क्या करेगा? दो बार अपवर्तन की क्रिया करेगा। तो दर्पण क्या करेगा? परावर्तन की क्रिया करेगा, अर्थात दर्पण क्या होगा? परावर्तक सतह। तो समतल दर्पण का मतलब क्या हो गया? समतल परावर्तक सतह बोले तो ऐसी परावर्तक सतह जो क्या हो? बिल्कुल समतल हो। ऐसी परावर्तक सतह जो बिल्कुल समतल हो, समतल परावर्तक सतह कहलाएगी या समतल दर्पण कहलाएगी। समतल दर्पण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक कांच की पतली प्लेट लेंगे और उस कांच की पतली प्लेट की एक साइड को क्या कर देंगे? चांदी की, सिल्वर की पॉलिश कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? एक कांच की प्लेट लेंगे पतली सी, और उस पतली सी प्लेट पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर चांदी की पॉलिश कर देंगे, जिसको हम तलई भी बोलते हैं। तो ये कांच की पतली सी प्लेट है, जिसकी एक साइड को हमने क्या कर दिया? चांदी की पॉलिश कर दी, इसको बोलते हैं कलाई कर दी। ठीक है।
तो पता लगा जैसे हम इस कांच की पतली सी प्लेट की एक सतह पर चांदी की पॉलिश कर देंगे तो दूसरी सतह क्या बन जाएगी, परावर्तक सतह बन जाएगी। चूंकि यह परावर्तक सतह समतल है तो समतल परावर्तक सतह, और चूंकि ये कांच की प्लेट से बनी है इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे, समतल दर्पण। हम इसे डायग्राम बनाते टाइम पर इस तरह से एक पतली सी सतह बना देंगे और ये जो कलई वाला पोर्शन है इस कलई वाले पोर्शन को हम इस तरह से शेडेड कर देंगे। तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या की गई है, पॉलिश की गई है, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, परावर्तक सतह बन जाएगी। ठीक बात है कि नहीं, क्लियर है। तो आपकी चूंकि समतल दर्पण में परावर्तक सतह समतल है तो अगर कोई समानांतर किरण पुंज यहाँ पर टकराएगा तो परावर्तन के पश्चात भी वो क्या रहेगा, समानांतर। अर्थात कौन सा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन हमने देखा था कि यदि समानांतर किरण पुंज किसी समतल सतह से टकराता है तो परावर्तित किरणें भी क्या होती है, समानांतर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। तो समतल दर्पण से पर अगर समानांतर किरण पुंज आकर गिरेगा तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें भी समानांतर होगी। अब हम क्या करते हैं, इस समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं, बिंब का प्रतिबिंब बनना देखते हैं। लिख लीजिए आप, तो अपन बात कर रहे हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो अब हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो अपन हाल फिलहाल जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो बिंदुवत बिंब के लिए बनाते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में दो प्रकार के बिंब लेंगे, एक तो होगा बिंदुवत होगा और एक क्या होगा, एक्सटेंडेड बोले तो बड़ा बिंब होगा। मींस एक केस में तो बिंब एक बिल्कुल बिंदुवत बिंदु के रूप में होगा और एक केस में आपका बिंब थोड़ा सा बड़ा होगा जिसको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो बड़ा बिंब बोलेंगे। तो हाल फिलहाल हम जो प्रतिबिंब का बनना देखेंगे वो किसका देखेंगे, बिंदुवत बिंब का। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, बिंदुवत बिंब के लिए प्रतिबिंब, बिंदुवत बिंब के लिए प्रतिबिंब। तो मान लीजिए साहब ये एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण इस तरह से, इसकी इस सतह पर कलाई कर दी, चांदी की पॉलिश कर दी। अब ये आपका एक बिंदुवत बिंब है ओ। इस बिंदुवत बिंब का मेरे को क्या करना है, इस समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है। तो गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, इस बिंदुवत बिंब से अनेक प्रकाश किरणें बाहर निकलेगी। यह बिंदुवत बिंब अनेक अनंत प्रकार की प्रकाश किरणें उत्सर्जित करेगा। उनमें से बहुत सारी प्रकाश किरणें इस दर्पण से टकराएगी और टकरा कर क्या होगी, परावर्तित होगी। टकरा कर क्या होगी भैया, परावर्तित होगी। तो अगर अपन को इस बिंदुवत बिंब का दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनाना है, या मैं अगर आगे की बात बोल दूं, पूरे चैप्टर की बात बोल दूं, किसी भी बिंब का
दर्पण, लेंस या अपवर्तक सतह से प्रतिबिंब बनाना है, तो बिंब से तो वैसे तो बहुत सारी प्रकाश किरणें उत्सर्जित होगी, और अगर हम हर प्रकाश किरण का दर्पण, लेंस या अपवर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात परावर्तित या अपवर्तित किरण देखने लग गए तो हम बेहोश हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी भी बिंब का अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो हम बिंब से चलने वाली 2 ज्यादा से ज्यादा 3 प्रकाश किरणें लेंगे, उनका परावर्तन या अपवर्तन देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कहां जाकर वो मिलती है। तो बिंब से चलने वाली 2 या 3 प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कटान बिंदु देखेंगे। तो गौर फरमाइएगा, बाकी अन्य सभी प्रकाश किरणें दर्पण, लेंस या गोलीय अपवर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वहीं पर जाकर मिलेगी। बाउंसर चला गया, कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा, क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा। देखिएगा, ये समतल दर्पण की बात कर रहा हूं, ऐसा लेंस में भी होगा, ऐसा गोलीय अपवर्तक सतह में भी होगा। ये बिंब है, तो ओरिजिनल में तो इस बिंब से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकल रही है, लेकिन हर मैं प्रकाश किरण का परावर्तन के पश्चात कटान बिंदु नहीं देखूंगा। मैं क्या करूंगा, इससे उत्सर्जित होने वाली 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 प्रकाश किरणें देख लूंगा। परावर्तन के पश्चात जहां पर वे प्रकाश किरणें कटेगी, बाकी अन्य सभी प्रकाश किरणें भी परावर्तन के पश्चात वहीं पर जाकर कटेगी। मतलब समझेगा, इस बिंब से एक प्रकाश किरण गई, इस समतल दर्पण पर लंबवत जाकर आपतित हुई। तो आप सब जानते हैं, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर लंबवत जाके गिरती है, अर्थात अभिलंब के अवधिश संचित होते हुए गिरती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट आएगी। तो ये प्रकाश किरण जाएगी, टकराएगी और वापस इधर आ जाएगी। कहने का मतलब, ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण है, ठीक है। इससे एक और प्रकाश किरण गई, इस समतल दर्पण की इस बिंदु पर जाकर मिली, लेकिन पता लगा अब की बात आपतित किरण लंबवत नहीं है, और लंबवत नहीं है तो अब परावर्तित किरण इधर जाएगी कि इधर जाएगी। कंफर्म किस डायरेक्शन में जाएगी उसका पता लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना पड़ेगा, आपतन कोण नापना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। तो मैं इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच देता हूं। तो मैंने इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच दिया, आपतित किरण अभिलंब के मध्य का कोण नाप लिया, मान लीजिए 30 डिग्री आया, तो इस अभिलंब से 30 डिग्री का कोण नापूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट परावर्तित किरण पता लग जाएगी कि परावर्तित किरण किधर जाएगी, पता लग जाएगी। ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अगर मैं परावर्तित किरणों को आगे की दिशा में बढ़ाऊं तो पता लगेगा ये परावर्तित किरणें आगे जाकर तो नहीं मिलेगी। तो क्या करूं, इन परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा दूं और पीछे की तरफ बढ़ा दूं, तो ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। और आप सब जानते हैं, जहां परावर्तित किरणें जाकर मिलेगी वह बिंदु क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो इस O का प्रतिबिंब मेरे को यहाँ पर मिला I। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, किसी बिंब का अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो आप बिंब से चलने वाली 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 प्रकाश किरणें देख लो, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वो कहां जाकर कटती है तो उनका कटान बिंदु प्रतिबिंब होगा। क्यों, क्योंकि बाकी अन्य प्रकाश किरणें भी, अब जैसे मान लीजिए ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है, अब इन प्रकाश किरणों के लिए मेरे को आपतन कोण नापने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे को पता लग गया जब ये दो परावर्तित किरणें यहां से आती हुई मिल प्रतीत हो रही है, यहां पर जाकर मिली, तो इन सब की परावर्तित किरणें भी मेरे को यहीं से आती हुई प्रतीत होगी। तो मैं क्या करूंगा, इन सब कोण को I से मिला दूंगा और इसको
आगे की तरफ खींच दूंगा, क्योंकि ये सारी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात आपको इस आई से ही आती हुई प्रतीत होगी। अर्थात सारी आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है। तो जब सारी एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही तो सबका परावर्तन या सबका अपवर्तन देखने की जरूरत नहीं है, आप 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 का देख लीजिए, क्योंकि बाकी सभी किरणें भी वहीं पर जाकर मिलेगी या वहीं से आती हुई प्रतीत होगी। और अपन सब जानते हैं परावर्तित किरणों या अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु बिंब कहलाता है। ठीक है, तो इसको तो मैं रब कर देता हूं वापस। तो मेरे को इस बिंब का अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, इस बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो मैं इस बिंब से चलने वाली बहुत सारी प्रकाश किरणें नहीं देखूंगा, केवल 2 प्रकाश किरणें देखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही जगह जाकर मिलेगी। तो जहां ये 2 जाकर मिलेगी वहीं अन्य परावर्तित किरणें भी वहीं जाकर मिलेगी, अर्थात उसी बिंदु पर क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो मैंने क्या करा, इस O से चलने वाली एक प्रकाश किरण ली, जो कि मेरे समतल दर्पण पर क्या हो रही है, लंबवत आपतित होगी। तो ये लंबवत आपतित हो गई OM। अपन सब जानते हैं, ये भी अपन ने बोला, जब कोई भी प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबत आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौटेगी। एक और प्रकाश किरण ली, एक और प्रकाश किरण ली, जो कि समतल दर्पण के इस N बिंदु पर आपतित होती है, इस N बिंदु पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वापस इसी माध्यम में आएगी, लेकिन एग्जैक्ट इधर जाएगी कि इधर जाएगी कि इधर जाएगी, उसके लिए मेरे को आपतन कोण और परावर्तन कोण देखने पड़ेगी, तभी जाकर एग्जैक्ट मेरे को पता लग पाएगा। तो इस बिंदु पर मैं क्या खींच दूं, अभिलंब। तो मैं समतल दर्पण के इस N बिंदु पर अभिलंब खींच देता हूं। गौर फरमाइएगा, ये समतल दर्पण है, तो ये दोनों अभिलंब एक दूसरे के समानांतर होंगे। तो मैं क्या करूंगा, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण ये नाप लूंगा, जो भी कोण ये आएगा, उतने ही कोण पर क्या कर दूंगा, परावर्तित किरण को प्रदर्शित कर दूंगा। तो उतना ही कोण नाप कर मैंने परावर्तित किरण प्रदर्शित कर दी। तो गौर फरमाना, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो पता लगा ये परावर्तित किरणें तो अपसारित प्रकृति की है, आगे जाकर तो नहीं मिलेगी। तो हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो आपको ये परावर्तित किरणें पीछे से आते हुए प्रतीत होती है। परावर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों किरणें परावर्तित किरणें एक्चुअल में आगे जाकर मीट नहीं होगी, आकर जाकर नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, क्योंकि एक्चुअल में परावर्तित किरणें आगे जाकर नहीं कट रही है, हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये इस आई से आती हुई प्रतीत होती है। तो अपन परावर्तित किरणों का कटान बिंदु प्रतिबिंब, और एक्चुअल में ये दोनों किरणें यहाँ पर नहीं कट रही है, आपको आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये किरण तो गई इधर से इधर, ये किरण गई इधर से इधर, तो ये किरण इधर थोड़ी जा रही है। आपने बोला कि ये किरण एक तरह से हमको इधर पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। और शायद अपन सब जानते हैं यदि परावर्तित किरणें अपसारित प्रकृति की होगी तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। ठीक है, तो जहां ये दोनों किरणें जाकर कटी वहीं पर अन्य आपतित किरणें भी परावर्तन के पश्चात वहीं से आती हुई प्रतीत होगी। तो कुल मिलाकर एक बात तय हुई कि अगर बिंब वास्तविक है तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या हुआ, आभासी। बिंब अगर दर्पण के सामने है तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। अब ये देखते हैं कि इस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी होगी। इस पूरे चैप्टर में
इस पूरे चैप्टर में हम बिंब की दर्पण से दूरी को u से प्रदर्शित करेंगे और इस पूरे चैप्टर में बिंब की दर्पण से दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, v से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है कि नहीं बात। अब बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्या समतल दर्पण हमेशा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो 99% बच्चे लिख कर आते हैं हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी। लेकिन कल कोई प्रकाश किरणें कुछ ऐसे आ रही हो, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, और प्रकाश किरण ऐसे आ रही, तो ये प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस इसी माध्यम में लौटेगी। यह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में लौटेगी। तो पता लगा परावर्तित किरणें, ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ जाकर मिली, तो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या हो गया, प्रतिबिंब। और पता लगा अरे ये तो एक्चुअल यहाँ पर मीट कर रही है, वास्तव में ये सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, वास्तविक। तो जरूरी नहीं है कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बने, डिपेंड करेगा आने वाली किरणें किस टाइप की है, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है, तो ये दोनों प्रकाश किरणें कौन सी किरणें, आपतित किरणें। और आपतित किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, बिंब। तो अगर मैं इन आपतित किरणों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, हालांकि ये आगे नहीं जाएगी, टकरा कर वापस लौटेगी, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि प्रकाश किरणें सीधी सरल रेखा में चलती है, ये सर्कल नहीं होती तो बेचारी सीधी जाती, तो यहाँ जाकर कटती। और आपतित किरणों का कटान बिंदु बिंब है, तो लेकिन ये किरणें एक्चुअल में जाकर यहाँ नहीं कट रही, तो बिंब क्या है, आभासी। बिंब क्या है भैया, आभासी। तो जब बिंब आभासी है तो प्रतिबिंब वास्तविक। एक और खास बात, बिंब दर्पण के पीछे बना है और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में अगर अपन बात करें, तो अगर बिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, बिंब आभासी है तो प्रतिबिंब वास्तविक। बिंब दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, बिंब दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब सामने बनेगा। अब ये देखते हैं कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर जाकर बनेगा। सामान्य तौर पर हमको बिंब की दर्पण से दूरी दी हुई होती है, अब हमको प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बतानी है। गौर फरमाना, ये और ये दोनों समानांतर है, और जब ये दोनों समानांतर है तो शायद मेरे हिसाब से एकांतर कोण बन गया, तो ये कोण भी आ गया। आपतित किरण अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण परावर्तन कोण। ठीक साहब, गौर फरमाइएगा। इस अभिलंब को इधर खींच दो थोड़ा सा, तो पता लगता है, क्या पता लगता है, ये आर है तो ये भी आर। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये और ये समानांतर है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, आर, एकांतर कोण। तो गौर फरमाइएगा, समकोण त्रिभुज ओ एम एन में, तो थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। हाँ साहब, समकोण त्रिभुज ओ एम एन दिखा आपको। tan आई किसके बराबर होगा, tan आई का मतलब कोण आई के लिए लंब बटा आधार, कोण के सामने की भुजा लंब, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण, बाकी तीसरी भुजा आधा। तो क्या होगा, tan आई इक्वल टू
लंब बटा आधार। इस आधार को आप OM भी लिख सकते हैं, MO भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं MO लिखना पसंद करूंगा। क्यों पसंद करूंगा उसका एक रीजन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से समकोण त्रिभुज IMN में देखें, tan R किसके बराबर होगा बताओ? लंब। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, MN हो गई। समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई, बाकी भुजा आधार। तो tan आधार का मतलब कोण आधार के लिए tan का मान निकालो, और tan क्या होता है? लंब बटा आधार। तो R के लिए लंब तो हो गया MN और आधार हो गया MI। इसको IM भी लिखा जा सकता है। अरे भाई सामान्य तौर पर आप MN बोलो कि IM बोलो एक ही बात है, लेकिन ऑप्टिक्स में थोड़ा सा नोटेशन होता है, वो अभी थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। तो मैं IM न लिखकर MI लिखना पसंद करूंगा, ठीक है। चूंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अरे कहां से बोला मैंने? ये परावर्तन के नियम से बोला। तो परावर्तन के नियम से I और R बराबर, तो I और R बराबर, तो कोण I के लिए आप tan का मान निकालो कि R के लिए tan का मान निकालो, एक ही है। अरे I और R समान, तो कोण तो समान होंगे ना, तो tan I और tan R बराबर होंगे। तो tan I का मान भर दो यहाँ पर, क्या आएगा? MN अपॉन MO इक्वल टू MN अपॉन MI। MN से MN क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो MI इक्वल टू कितना हो गया? MO। MI इक्वल टू MO। M क्या है? दर्पण पर बिंदु, I क्या है? प्रतिबिंब। दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी हमने किससे प्रदर्शित कर रखी है? V से। MO, M दर्पण, O बिंब। दर्पण की बिंब से दूरी हमने किससे प्रदर्शित करी है? U से। तो MI V के बराबर, MO U के बराबर। लेकिन क्या होता है सर, जब हम दर्पण के लिए V और U के मध्य संबंध निकालेंगे, लेंस के लिए V और U के मध्य संबंध निकालेंगे, अपवर्तक सतह के लिए V और U के मध्य संबंध निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? V और U के मध्य संबंध निकालने के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेंगे, डेरिवेशन सोल्व करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर डेरिवेशन के सोल्व करने के दौरान V और U के मध्य जो संबंध आया है यह अन्य परिस्थितियों में भी लागू हो। बाउंसर चला है, कुछ समझ में नहीं आया। मीन्स देखना, मैंने V और U के मध्य संबंध निकाला, V बराबर U आ गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह संबंध इस वाली स्थिति में भी लागू। कौन सी स्थिति में? जब बिंब आभासी और प्रतिबिंब वास्तविक हो। इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर केस में बिंब वास्तविक है और प्रतिबिंब आभासी है। मैं चाहूंगा कि यह सूत्र जब भी लगे तब भी लगे जब बिंब आभासी और प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो हम चाहेंगे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर V और U के मध्य ज्ञात किया गया संबंध अन्य परिस्थिति में भी लागू हो। इसको करने के लिए हमको उस पर्टिकुलर डेरिवेशन में एक चिन्ह परिपाटी लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं जनरल डेफिनेशन चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यह उस टॉपिक के अन्य परिस्थितियों में भी लागू हो, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी? पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मैं डेरिवेशन कर रहा हूं उसमें भी मेरे को चिन्ह परिपाटी लगानी पड़ेगी। मतलब समझना, मान लीजिए मैंने अवतल दर्पण लिया, गोलीय दर्पण लिया, गोलीय दर्पण में मैंने अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण वैसे तो 10वीं में पढ़कर आया, 8वीं में भी पढ़कर आया, लेकिन मैं 12वीं में पढ़ाऊंगा। अवतल दर्पण के लिए मैंने U और V के मध्य संबंध निकाला, तो मैं चाहूंगा कि वह संबंध उत्तल दर्पण के लिए भी लगे,
बिंब वास्तविक हो, बिंब आभासी हो तब भी लगे, प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब आभासी हो तब भी लगे, अर्थात वो गोलीय दर्पण की हर स्थिति के लिए लागू हो। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेकर निकाला गया सूत्र अन्य सिचुएशन में भी तभी लगेगा जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। वैसे तो हम अलग अलग टॉपिक के अंदर चिन्ह परिपाटी देखेंगे, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी देखेंगे, गोलीय अपवर्तक सतह में चिन्ह परिपाटी देखेंगे, लेंस में चिन्ह परिपाटी देखेंगे, लेकिन ओवरऑल चिन्ह परिपाटी में कॉन्सेप्ट क्या होगा। मान लीजिए ये परावर्तक या अपवर्तक सतह हो सकता है, ये दर्पण हो सकता है, ये लेंस हो सकता है, केवल एक अपवर्तक सतह हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है चिन्ह परिपाटी का, जैसे मान लीजिए बिंब यहाँ पर है और बहुत सी बार प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर भी बन सकता है। तो अगर मेरे को बिंब की परावर्तक या अपवर्तक सतह से दूरी निकालनी है, जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, तो अपन बोलेंगे कि बिंब की दर्पण से दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नोटेशन लेंगे और हम बोलेंगे सारी दूरियां बिंब की और प्रतिबिंब की परावर्तक या अपवर्तक सतह से दूरियां परावर्तक या अपवर्तक सतह से नापी जाएगी। अर्थात आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूरी नापने का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्केल का जो 0 होगा वो कहां पर होगा, परावर्तक या अपवर्तक सतह पर। जनरली हम स्केल ऐसे रखते हैं कि 0 इधर रखते हैं और इधर रखते हैं, लेकिन आज हमको स्केल का 0 इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला, हम 0 यहां नहीं रखेंगे, हम स्केल का 0 बिंब पर नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हमको बिंब की दर्पण से दूरी या प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी नापनी हो तो हम कहां से नापेंगे, परावर्तक या अपवर्तक सतह से। अर्थात मेरा 0 यहां से होगा, इधर चलूंगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, यहां पर आया 10। तो ये बात है कि बिंब की दर्पण से दूरी 10 है, लेकिन पता लगा चूंकि मेरा 0 यहां पर है, बिंब पर जाने के लिए मेरे को इधर चलना पड़ा, जबकि बिंब से प्रकाश किरण इधर आएगी तो मेरे को आपतित किरण की क्या चलना पड़ा, विपरीत दिशा में चलना पड़ा। तो मैं यह दूरी क्या लूंगा, माइनस में। तो मैं ढंग से बता देता हूं, फिर अपन और ढंग से समझेंगे। क्या समझेंगे, देखना। सभी बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरियां कहां से नापी जाएगी, दर्पण से नापी जाएगी। आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक ली जाएगी, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाएगी। तो मतलब समझिएगा, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये बिंब है, बिंब से प्रकाश किरणें ऐसे चलेगी। तो मैं सारी दूरियां, चाहे बिंब हो चाहे प्रतिबिंब, किसी की भी दूरी मेरे को नापनी है, सारी दूरियां मैं परावर्तक सतह समतल दर्पण से नापूंगा। अगर मैं आपतित किरण की दिशा में चला गया तो ये वाली दूरी प्लस में लूंगा, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में गया तो ये माइनस में लूंगा। लेकिन हमारी इस बात का बच्चे गलत मतलब निकाल लेते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर आपने कहा था राइट हैंड में जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो माइनस। तो भैया मैंने ये कहां पर बोला, मैंने तो बोला ही नहीं। लेकिन हम जो बोलते हैं वो बच्चा सुनता नहीं, हम जो नहीं बोलते वो सुन लेता है। क्योंकि बच्चे ने कहा कि सर ने यू राइट हैंड में बनाया तो प्लस, लेफ्ट हैंड में बनाया तो माइनस। अरे सर ने ऐसे थोड़ी कहा है। कल कोई दर्पण कुछ ऐसे हुआ, अरे दर्पण ही होता है ना, यूं भी तो रख सकते हैं ना, अरे ये ऐसे भी तो रख सकते हैं, बिंब इधर और दर्पण इधर भी हो सकता है। अब की बार बिंब इधर है, प्रकाश किरण आएगी यूं, तो भैया और प्रकाश किरण आएगी इधर, परावर्तन के पश्चात इधर गई, ये पीछे जाकर मिली, तो पता लगा अब की बार मैं यूं जाऊंगा तो दूरी माइनस में लूंगा और यूं जाऊंगा तो प्लस में। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण इधर से आ रही है, तो आपतित किरण की दिशा में चलेंगे तो प्लस, विपरीत में जाएंगे तो माइनस। तो नोटेशन क्या है, वैसे भी धीरे धीरे समझ आएगा नोटेशन। तो सिंपल नोटेशन है, बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरियां समतल दर्पण से नापी जाती है
आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक ली जाएगी, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाएगी। तो गौर फरमाना, ये प्रकाश किरण इधर आ रही है, तो इस दिशा में जो दूरी नापूंगा वो प्लस, इसके विपरीत नापूंगा वो माइनस। लेकिन चलना कहां से? समतल दर्पण से। चलना मेरे को समतल दर्पण से है, ये मेरा मिरर है, समतल दर्पण से मेरे को चलना है। ये अगर आपतित किरण है तो मैं यूं जाऊंगा तो ये वाली दूरी प्लस, और इधर जाऊंगा तो ये वाली दूरी माइनस। लेकिन चलना कहां से, उससे उस पर डिपेंड करेगा। तो दर्पण से चल रहा है, तो गौर फरमाना, जब मैं दर्पण से चलूंगा बिंब की दूरी नापनी है, तो दर्पण से जब मैं बिंब पे जाऊंगा तो कितनी दूरी चलूंगा? यू। लेकिन किधर चलना पड़ा मेरे को? आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो यहां क्या लिखूंगा? माइनस यू। दर्पण से चलूंगा प्रतिबिंब की तरफ, यहां से चलूंगा प्रतिबिंब इधर है, तो मेरे को किधर चलना पड़ेगा? आपतित किरण की दिशा में, तो प्लस। तो भैया लोगों v बराबर क्या आ गया? माइनस यू। v बराबर क्या आ गया? माइनस यू। v बराबर माइनस यू का मतलब समझना, प्रतिबिंब की समतल दर्पण से दूरी बिंब की समतल दर्पण से दूरी के बराबर है। ऋणात्मक चिन्ह यह बता रहा है कि बिंब अगर दर्पण के सामने है तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, और बिंब अगर पीछे है तो प्रतिबिंब सामने बनेगा। तो अगर अपन केवल परिमाण की बात करें तो बिंब की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी की वैल्यू क्या है? बराबर। जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। कैसे आएगा देखना, समझने की फिर कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये बिंब है, वास्तविक बिंब है, और ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी इससे, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी इससे। तो अब ये वाला फॉर्मूला v इक्वल टू जो माइनस यू आया है, ये वाला फॉर्मूला केवल इस सिचुएशन के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी लगा चुके हैं। ये वाला फॉर्मूला समतल दर्पण की हर स्थिति में लागू होगा। हर स्थिति में लागू होने का मतलब जब बिंब आभासी भी हो तब भी लागू होगा। तो जब हमको अगेन जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा, पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी, तो वापस हमको उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए चिन्ह परिपाटी लगानी पड़ेगी। देखना, बिंब दर्पण से कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर। तो नो डाउट u का मान क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये अगेन पर्टिकुलर सिचुएशन दे रखी है। अब ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हो गया। बोला तो समतल दर्पण की हर स्थिति पे लगेगा, लेकिन जब हमको फिर पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी तो फिर चिन्ह परिपाटी लगानी पड़ेगी। u का मान 10 हो गया। सारी दूरियां कहां से नापूंगा? बिंब से, सॉरी दर्पण से। दर्पण से बिंब की तरफ जाऊंगा तो आपतित किरण की किधर गया? पीछे। आपतित किरण की किधर गया? विपरीत दिशा में। तो u की वैल्यू क्या आएगी? माइनस। u की वैल्यू माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो v की वैल्यू कितनी आई? 10। बोले तो बिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है। लेकिन v की वैल्यू किस में? प्लस में। प्लस में आने का मतलब क्या है? सारी दूरियां कहां से नापी जाएगी? दर्पण से। तो दर्पण से चलूंगा, किधर चलूंगा? ये प्लस है, तो किधर चलना पड़ेगा? आपतित किरण की दिशा में। 10 सेंटीमीटर चल जाऊंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा? प्रतिबिंब। कल कोई मान लीजिए आपको बोला गया बिंब दर्पण के पीछे है, बिंब दर्पण के पीछे। कैसे पीछे? देखना, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण है। अब की बात आपतित होने वाली प्रकाश किरण ने अभिसारित प्रकृति की है, तो ये पीछे तो नहीं मिलेगी, आगे जाकर मिलेगी। आपतित किरणों का कटान बिंदु बिंब होगा, लेकिन ये बिंब क्या होगा? आभासी। ये बिंब क्या होगा भैया? आभासी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं प्रतिबिंब कितनी दूरी पर मिलेगा, कहां पर मिलेगा। अब हमको बिंब की स्थिति दे रखी है, प्रतिबिंब पता करना है।
तो अपन सारी दूरियां कहां से नापेंगे? परावर्तक सतह से नापेंगे। यहां से अपन चलेंगे, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा 0 पॉइंट है, ये तो O है, O फॉर ऑब्जेक्ट, और ये चलने के लिए 0 है, ये O नहीं है, ये 0 है। यहां से चलूंगा यहां पर, तो कितना चला? 10। ये बिंब है, बिंब की दर्पण से दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे? U से, तो U की वैल्यू कितनी आई? 10 प्लस 10 आई कि माइनस 10? देखते हैं। यहां से चले इधर, तो किधर की तरफ गए? आपतित किरण की दिशा में, तो प्लस 10। इस प्लस 10 का मान यहां पर भरेंगे, तो V का मान कितना आएगा? माइनस 10। इसका मतलब प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तो 10 ही है, लेकिन किधर चलना पड़ेगा? आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तो यहां से चलूंगा, किधर चलूंगा? आपतित किरण के विपरीत दिशा में। ये आपतित किरण की दिशा है, तो किधर चलना पड़ेगा? आपतित किरण के विपरीत दिशा में। कितना चलना पड़ेगा? यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। तो ये मेरे का क्या मिल जाएगा? प्रतिबिंब। तो आप देखना, ये प्रकाश किरण गई, टकराई, लौट जाएगी, ये प्रकाश किरण गई, टकराई, लौट जाएगी, तो यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। तो इसका मतलब क्या है? बिंब वास्तविक हो, आभासी हो। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी वही है जो कि बिंब की दर्पण से दूरी है। लेकिन बिंब अगर सामने तो प्रतिबिंब पीछे, बिंब पीछे तो प्रतिबिंब सामने। बोले तो बिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब आभासी, और बिंब आभासी है तो प्रतिबिंब वास्तविक। तो भैया लोगों, जब भी आगे U और V के मध्य संबंध निकालेंगे, हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेकर संबंध निकालेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि वह संबंध अन्य सिचुएशन में भी लगे। तो डेरिवेशन करते टाइम पर हम चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे। चिन्ह परिपाटी, मोटी मोटी चिन्ह परिपाटी क्या है? बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरियां परावर्तक या अपवर्तक सतह से नापी जाएगी। आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक ली जाएगी। आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाएगी। अब चूंकि आप क्या कर चुके हो? चिन्ह परिपाटी लगाकर जनरल डेरिवेशन निकाल चुके हो, अर्थात वह सूत्र अन्य सभी स्थितियों में भी लागू होगा। तो जब हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल में भी हमको एक पर्टिकुलर सिचुएशन देगी, तो वहां पर हमको u v की वैल्यू जो भी दे रखी है, तो वापस हम क्या करेंगे? चिन्ह सहित रखेंगे, चिन्ह परिपाटी लगाकर निकालेंगे। ठीक है कि नहीं? बात क्लियर? तो समतल दर्पण से जब हमने बिंदुवत बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त किया, समतल दर्पण से हमने जब बिंदुवत बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त किया, तो उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। उसके लिए पहले आप थोड़ा सा ये लिख लीजिए, ताकि मैं रब कर दूं और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख दूं यहां पर। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? बिंब तथा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एक समान होती है। थोड़ा सा मैं गलत लिख गया। प्रतिबिंब तथा बिंब तथा प्रतिबिंब की समतल दर्पण से दूरी एक समान होती है। बिंब वास्तविक है तो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी है, और अगर बिंब वास्तविक है, आभासी है, तो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। ठीक, और बिंब वास्तविक है
तो इसका मतलब बिंब दर्पण के सामने है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। और अगर बिंब आभासी है तो दर्पण के पीछे है और प्रतिबिंब वास्तविक बन गया तो प्रतिबिंब, यहां दर्पण से मतलब समतल दर्पण से, प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के सामने होगा। लेकिन दर्पण बिंब की और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी भैया, एक समान होगी, एक समान होगी। और एक और खास बात, क्या खास बात, बिंब तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, बिंब तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, बिंब तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण के लंबवत होती है। बिंब तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण के क्या होगी भैया, लंबवत होगी। ठीक है साहब। तो अपन इस एक पॉइंट से और इस पॉइंट से या तीनों पॉइंट से बिना प्रकाश किरण खींचे, बिना प्रकाश किरण बनाए बिंब का, बिंदुवत बिंब का समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब बता सकते हैं। कैसे, देखना। तो अब अपन बात कर रहे हैं, अपन एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, समतल दर्पण द्वारा बिंदुवत बिंब का प्रतिबिंब बनाना बिना किसी प्रकाश किरण खींचे। ठीक है, तो ये आप पॉज कर लिख लें या स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी तो अपन ने क्या करा, इस बिंदुवत बिंब का आपको प्रतिबिंब बनाना था। उसके लिए अपन ने क्या करा, ये प्रकाश किरणें खींची और देखा परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें कहां जाकर मिलती है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि बिना कोई प्रकाश किरण खींचे मैं प्रतिबिंब बना दूं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देखते हैं, इसका बिंदुवत बिंब का बिना प्रकाश किरण खींचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समतल दर्पण द्वारा बिंदुवत बिंब के लिए प्रतिबिंब। बच्चे सोचेंगे सर अभी भी तो ये पढ़ा था, लेकिन यहां हमने प्रकाश किरण खींचकर प्रतिबिंब निकाल लिया और उसकी जो कंडीशंस आई, उससे जो रिजल्ट्स आए, उसको देखकर अब हम क्या करेंगे, बिना प्रकाश किरणें खींचे, बिना आपतित किरणें बनाए हम क्या करेंगे, बिंदुवत बिंब का समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निकालेंगे। तो देखना, ये समतल दर्पण है, ये बिंदुवत बिंब है। इस बिंदुवत बिंब का मेरे को प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बिंदुवत बिंब से इस समतल दर्पण पर एक लंब डाल दूंगा और उस लंब को मैं दर्पण के पीछे भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है क्या कि इस बिंदुवत बिंब का प्रतिबिंब इसी लंबवत रेखा पर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया था क्या, बिंब तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण के लंबवत होती है। तो हम क्या करेंगे, बिंदुवत बिंब का समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निकालना है, तो हम बिंदुवत बिंब से समतल दर्पण पर एक लंब डाल देंगे, लंबवत रेखा खींच देंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे। अब एक बात है, बिंब अगर सामने है तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, कहां बनेगा, यहां पर बनेगा कि यहां पर बनेगा कि यहां पर बनेगा। तो क्या करेंगे, बिंब की दर्पण से दूरी निकाल लेंगे, तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बन जाएगा। खेल खत्म।
खेल खत्म। हमने बिना प्रकाश किरण चित्रित किए इस बिंब का क्या कर दिया, प्रतिबिंब बना लिया। अगर हम प्रकाश किरणें खींचते, परावर्तित किरणें देखते तो भी वो यहीं पर जाकर करती है, यहीं से आती हुई प्रतीत होती। ठीक है कि नहीं बात? तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बिंदुवत बिंब का समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, बड़े बिंब के लिए, किसी बड़े बिंब के लिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देखते हैं। तो अब बड़े बिंब के लिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हम देखते हैं। तो मैं रब करने जा रहा हूं इसको। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा साहब, तो गौर फरमाइएगा साहब कि आपका समतल दर्पण है। ये आपका समतल दर्पण है। ठीक है, अब आपका बिंब बिंदुवत न होकर बड़ा है, एक छड़ के रूप में, मान लीजिए सीधी छड़ के रूप में। हाल फिलहाल मैंने क्या करा, इस बिंब को समतल दर्पण के समानांतर रखा। इस बिंब को मैंने क्या करा, समतल दर्पण के क्या रखा है, समानांतर रखा है। ठीक है, तो अब अगर मेरे को इस बिंब का समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस बिंब AB को अनेक छोटे छोटे बिंदुवत बिंबों से मिलकर बना मानूंगा। तो ये मैंने आपको 2-5 बिंदुवत बिंब बनाए। अदरवाइज तो बिंदुवत बिंब बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि 2-5 का प्रतिबिंब बना लेंगे, उसी तरह से अन्य बिंदुवत बिंबों के भी प्रतिबिंब आ जाएंगे। इस बिंदुवत बिंब का समतल दर्पण से प्रतिबिंब देखना है तो क्या करूं, इससे समतल दर्पण पर लंब डाल दूं, क्योंकि किसी भी बिंदुवत बिंब का समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब समतल दर्पण से बिंब पर डाले गए लंब पर ही होता है, लंबवत रेखा पर भी होता है, लंबवत रेखा पर ही होता है। बिंब अगर सामने है तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना बिंब दर्पण से दूर है। तो ये प्रतिबिंब आ गया। इस बिंब का प्रतिबिंब देखना है तो ये लंब डाल दिया। एक बात तय है कि जितनी ये दूरी थी उतनी ये दूरी है, तो प्रतिबिंब भी इतनी दूरी पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब देखें तो लंब डाल दिया इतनी दूरी पर, इसका प्रतिबिंब देखिए लंब डाल दिया इतनी दूरी पर, इसका प्रतिबिंब देखिए लंब डाल दिया इतनी दूरी पर। तो पता लगा इन सारे बिंदुवत बिंबों के प्रतिबिंबों को जोड़ देंगे, ये C, ये D, ये E, तो ये C डैश, D डैश, E डैश, इन सबको जोड़ दिया और ये B डैश। तो ये मेरे को प्रतिबिंब मिल गया। तो पता लगा अरे प्रतिबिंब भी दर्पण के समानांतर प्राप्त हुआ, और जो बिंब की ऊंचाई है वही प्रतिबिंब की ऊंचाई मिली, और बिंब क्या मिला, सीधा मिला। बिंब क्या मिला मेरे को, सीधा प्राप्त हो रहा है। बिंब क्या हो रहा है मेरे को, सीधा प्राप्त हो रहा है। तो क्या हुआ भैया, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो गया, बिंब की लंबाई के बराबर हो गया। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। प्रतिबिंब सीधा ही मिला, बोले तो ये पांव है, ये सिर है, तो सामने देखेंगे तो ये पांव और ये सिर, सीधा ही प्रतिबिंब सीधा ही मिलेगा।
बिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब आभासी मिलेगा। लेकिन अगर आपका यह बिंब दर्पण के समानांतर न होकर दर्पण के लंबवत होता, इस तरह से होता, बिंब दर्पण के लंबवत होता, तो यहां पर तो क्या था, इन सभी बिंदुवत बिंबों की दर्पण से दूरी समान, ये जितनी दूर था उतना ये दूर, उतना ये दूर, उतना ये दूर, उतना ये दूर, तो इन सभी बिंबों के प्रतिबिंब भी समान दूरी पर ही आ गए। लेकिन जब हम इस बिंब AB को अनेक बिंदुवत बिंबों से मिलकर बना मानेंगे तो सबकी दर्पण से दूरी अलग अलग होगी, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी भी अलग अलग होगी। इस बिंदुवत बिंब का प्रतिबिंब कहाँ होगा, इस पर लंब डालूंगा, इस लंबवत रेखा पर होगा। जब भी किसी बिंदुवत बिंब का समतल दर्पण से प्रतिबिंब देखना है तो बिंदुवत बिंब से समतल दर्पण पर लंबवत रेखा डाल दो, प्रतिबिंब उसी लंबवत रेखा पर होगा। बिंब अगर सामने तो प्रतिबिंब पीछे होगा और उतनी ही दूरी पर होगा जितनी की बिंब की समतल दर्पण से। इस C का प्रतिबिंब बनाना है तो ये लंबवत रेखा आएगी, लेकिन ये थोड़ा दर्पण से पीछे होगा, इसकी दूरी और ज्यादा है तो ये थोड़ा और पीछे होगा, इसकी दूरी और ज्यादा है तो ये और पीछे होगा। तो इस तरह से मेरे को इस बिंब AB का प्रतिबिंब क्या मिलेगा, A डैश B डैश, क्या मिलेगा, A डैश B डैश मिलेगा। ये लंबाई और ये लंबाई समान बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी, या प्रतिबिंब की लंबाई बिंब की लंबाई के बराबर होगी। लेकिन इस केस में मेरे को क्या मिलेगा, प्रतिबिंब उल्टा मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, कभी किसी पानी के तालाब में जाकर देखें या कभी कोई कांच का टुकड़ा जमीन पर रखकर देखें। जनरली हम कांच में देखते हैं तो कांच आपके सामने लगा होता है, कांच आपके सामने लगा होता है तो आपका सिर ऊपर होता है तो कांच में भी ऊपर दिखता है, पाँव जमीन पर होते हैं तो जमीन पर ही दिखता है। लेकिन जब हम कांच को नीचे रख दें या किसी पानी के तालाब में जाकर देखेंगे तो हम देखते हैं कि सिर क्या होगा, जब हम हमारी परछाई पानी में देखेंगे तो हमको हमारा सिर क्या होगा, पानी के अंदर दिखाई देगा, जबकि पाँव तो बिल्कुल पानी की सतह पर ही दिखाई देंगे। इस मान लीजिए आप ऐसे खड़े, ये आपका सिर है, ये आपका पाँव है और कांच आपके पाँव के नीचे, तो जो कांच है और आप खड़े तो बिंब चूंकि आप हो गए, इस कांच की क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो हम जब कांच पर खड़े होकर या किसी पानी के तालाब पर जाकर खड़े होते हैं तो पानी की सतह बोले तो परावर्तक सतह और बिंब जो कि आप है एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए। तो हम देखते हैं कि ये आपका सर क्या होगा, क्योंकि आपका सर इस परावर्तक सतह से सबसे ज्यादा दूर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कहां पर बनेगा, सबसे ज्यादा दूर पर। तो हम कांच की सतह पर या पानी की सतह पर पानी के किनारे जाकर खड़े होते हैं तो हम देखते हैं हमारे पाँव तो कांच की सतह पानी की सतह पर ही दिखते हैं, लेकिन हमारा सिर क्या होता है, नीचे पानी के अंदर दिखता है। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, उल्टा। तो जब कांच हमारे सामने होता है तो कांच और बिंब बोले तो आप समानांतर है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। लेकिन जब कांच और बिंब बोले तो परावर्तक सतह और बिंब एक दूसरे के लंबवत होंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, तो ये तो बात हुई समतल दर्पण द्वारा जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जो बड़े ऑब्जेक्ट है, उनका प्रतिबिंब बनाने के लिए आपने देखा कि अगर बिंब समतल दर्पण के समानांतर है तो प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे बनेगा, समान आकार का बनेगा और सीधा बनेगा। जब बिंब समतल दर्पण के लंबवत है तो प्रतिबिंब की लंबाई तो बिंब की लंबाई के बराबर बनेगी, लेकिन प्रतिबिंब अब की बार क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब एक और चीज हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब में बिंब में
केवल एक रेखा न होकर बिंब थोड़ा सा इस तरह से होता, अर्थात इस रेखा के राइट हैंड साइड पर ये क्या आ गई है, वक्राकार रेखा गई। तो ये कौन सा अक्षर बन रहा है, पी। इस पी अक्षर को जब हम समतल दर्पण द्वारा देखेंगे तो देखिए क्या दिखाई देगा। तो आप सब जानते हैं ये सीधी रेखा है और ये समतल दर्पण के समानांतर है। तो हम सब जानते हैं इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इस सीधी सरल रेखा का प्रतिबिंब बिल्कुल सीधी सरल रेखा होगा और बिल्कुल सीधा होगा। अरे इस P का आपको समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है, तो जब भी किसी बड़े बिंब का आपको समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है तो हम क्या करेंगे, उस बड़े बिंब को अनेक छोटे बिंदुवत बिंबों से मिलकर बना मान लेंगे। तो हमने क्या करा, इस रेखा पर आने वाले सारे बिंबों का प्रतिबिंब देख लिया। अब इस वक्राकार रेखा पर आने वाले बिंबों का प्रतिबिंब देखते हैं। तो इस बिंब का प्रतिबिंब तो इससे दर्पण पर लंब डाल देंगे। जितना ये बिंब इधर है प्रतिबिंब इसका उतना ही इसके पीछे बनेगा। इस बिंब से रेखा पर लंब डाल दिया तो पता लगा इस बिंब की दर्पण से दूरी कम है तो प्रतिबिंब भी कम दूरी पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब दर्पण से थोड़ी ज्यादा दूरी पर बनेगा। तो इस तरह से इस वक्राकार रेखा पर आने वाले सारे बिंबों का प्रतिबिंब निकालेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस वक्राकार रेखा का इस टाइप से बनेगा। तो पता लगा ये वक्राकार रेखा इस बिंब के राइट हैंड साइड पर थी, लेकिन जब हमने इसका प्रतिबिंब देखा तो इसका प्रतिबिंब में क्या हुआ, ये वक्राकार रेखा इस रेखा के जो राइट हैंड साइड पे थी, अब वह रेखा इस रेखा के आ गई लेफ्ट हैंड साइड पर। बोले तो जो राइट हैंड साइड वाली चीज है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड वाली चीज होती तो वो किधर आ जाती, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब समतल दर्पण क्या करता है, राइट साइड को लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को राइट साइड में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब क्या करेगा, पार्श्विक विस्थापन करेगा। समतल दर्पण क्या करेगा भैया, पार्श्विक विस्थापन करेगा। यही वजह है कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते, सुबह सुबह बाल बनाते, तो जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो पहली बात दर्पण और आप समानांतर है तो प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। बोले तो सिर की जगह सिर आएगा, पांव की जगह पांव आएगा, उल्टा नहीं आएगा। लेकिन एक खास बात है कि हम अगर राइट हैंड ऊपर करेंगे और आप कांच में उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो वो आपको आपको लगेगा कि आपने कौन सा हाथ खड़ा किया है, लेफ्ट हैंड। क्योंकि समतल दर्पण क्या करेगा, राइट हैंड साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, राइट हैंड में। अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो सामने वाले दर्पण में जो आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसमें आपको आपका हाथ राइट हैंड खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो समतल दर्पण क्या करता है, पार्श्विक विस्थापन भी पैदा कर देता है। तो ये तो बात हुई जनाब समतल दर्पण के बारे में। क्या क्या हुई बात समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण से किसी भी बिंदुवत बिंब का समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ठीक उतनी होगी जितनी की बिंब की दर्पण से दूरी है। किसी भी बिंदुवत बिंब का जो प्रतिबिंब होगा तो क्या होगा, बिंब को प्रतिबिंब से मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण की क्या होगी, लंबवत होगी। बिंब अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, बिंब आभासी तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या होगा, अगर बिंब दर्पण के समानांतर है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, लेकिन बिंब दर्पण के लंबवत है तो प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा। समतल दर्पण क्या करेगा, अगर बिंब दर्पण के समानांतर है तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देगा, अर्थात क्या उत्पन्न करेगा, पार्श्विक विस्थापन उत्पन्न करेगा। तो ये सारी बातें समतल दर्पण के बारे में हुई। कल से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण हम देखेंगे दो टाइप के होंगे, अवतल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। और हम अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण में
प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे, वहां पर भी u और v के मध्य संबंध देखेंगे। तो जनाब आज की क्लास के लिए बहुत है, फिर कल आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।